नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अभूतपूर्व नेतृत्व को सम्मान। इजरायली संसद के सर्वोच्च अवार्ड स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी बने ऐसे वैश्विक नेता जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही दे चुके हैं सर्वोच्च अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले बने पहले भारतीय पीएम। नेसेट सदस्यों को संबोधित करते हुए भारत इजराइल के बीच संबंधों को बताया बेहद मजबूत। कहा, भारत इलाके में शांति और स्थिरता के लिए है दुनिया के साथ। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को बताया एशिया का शेर। दोनों देशों के बीच तेल अवीव में हुई महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। इजराइल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हवाई अड्डे पर की अगवानी। कहा, इजराइल में पीएम मोदी का स्वागत करना सम्मान की बात। होटल में भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़े लोग। कलाकारों की साझा सांस्कृतिक प्रस्तुति। पश्चिम बंगाल एसआईआर पर समय सीमा को लेकर सर्वोच्च अदालत सख्त। ईआरओ और एईआरओ को दिए कड़े निर्देश। 15 फरवरी तक जमा दस्तावेज कल शाम तक करने होंगे अपलोड। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने की जजों की छुट्टियां रद्द। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान से नवाजा गया है। इजरायल की संसद नेसेट के स्पीकर ने प्रधानमंत्री को यह मेडल प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन चुके हैं। यह सम्मान भारत इजरायल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री के असाधारण योगदान और लीडरशिप के लिए दिया गया। पीएम मोदी विश्व के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के शीर्ष अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है। वो याद होगा, 2018 में प्रधानमंत्री को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन प्रदान किया गया था। किसी भी विदेशी नेता को दिया गया ये सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है। इजराइल की संसद ने बुधवार को अपने विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। यह नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है। यह मेडल भारत और इजराइल के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के असाधारण योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वैश्विक नेता बन गए जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से ही सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018 में उन्हें ग्रैंड कॉलर्स ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से सम्मानित किया गया था, जो विदेशी नेताओं के लिए फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए बर्बर आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात दोहराई। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond.
No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इजरायल के मजबूत सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने रक्षा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में गहरे संबंधों पर बल दिया और इसे वैश्विक स्थिरता के लिए आपसी विश्वास, नवाचार और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक साझेदारी बताया। For the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की गतिशील आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में उदय की प्रशंसा की। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर दहाड़ता हुआ एशिया का शेर करार दिया। India right now is going higher and higher. India is growing bigger, and India is doing one thing, and India is doing another thing, and everything is doing by Narendra. And I am so happy, and I am so in awe of him, and I just want more and more and more. And all this 12 years of your power, you have done so much. You have done so much for technology, for agriculture, for health, for technology, for renewing. And I just wanted to tell you all, and sky's the limit. India is one of the biggest, and it is one of the Asian lions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के मकसद से तेल अवीव पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। नेतन्याहू ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते किया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। वर्ष 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल की यह दूसरी यात्रा है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करने के अलावा इजराइल की संसद को भी संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हो चुके हैं। यह ऐतिहासिक संबोधन दोनों देशों के मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ भी मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। इजराइल पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उनकी पत्नी ने खुद किया। इसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी साझा की और उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने लिखा कि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत किए जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि द्विपक्षीय चर्चाओं से अच्छे नतीजे निकलेंगे जो भारत इजराइल दोस्ती को और मजबूत करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए अंग्रेजी में एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, आपका इजराइल में स्वागत करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। साथ ही हिंदी में लिखा, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यरूशलेम के एक होटल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ा। इस मौके पर भारतीय और इजरायली कलाकारों ने साझा प्रस्तुतियां भी की और
प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इजरायली कलाकारों की कथक नृत्य प्रस्तुति के साथ अभिनंदन किया गया। कुचिपुड़ी और ओडिशी प्रस्तुति के साथ भी पीएम का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में केरल के परंपरागत नृत्य की प्रस्तुति ने इसे यादगार बना दिया। दिव्यांग कलाकारों द्वारा आई लव माई इंडिया पेश किया गया और प्रधानमंत्री ने दिव्यांग कलाकारों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले इजरायली संसद नेसेट को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। इजरायल की संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी। इसे भारत और इजरायल के बीच प्रगाढ़ और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना जाता है। और प्रधानमंत्री ने इस भव्य स्वागत के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, और मैं कोट करता हूं, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत खुश हूं। भारत इजरायल की दोस्ती और भी आगे बढ़े। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। This is a bond of real friendship. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल पहुंचने से पहले उनकी बहुत पुरानी यात्रा है और बहुत ही दिलचस्प भी है। मई 2006 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे इजरायल की प्रसिद्ध कृषि प्रदर्शनी एग्रीटेक 2006 में शामिल होने के लिए वहां गए थे। ये इजरायल की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कृषि तकनीक की प्रदर्शनी थी। उनके साथ भारत के कई मुख्यमंत्री और कृषि क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। इजरायल भारत बिजनेस फोरम में मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात की कृषि योजना को हर बूंद से अधिक फसल के नारे के साथ पेश किया था, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये शायद पहली बार था जब उन्होंने इस वाक्य का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया था। बाद में यही सोच भारत की राष्ट्रीय योजना, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसका एक मुख्य मंत्र बनी। दिलचस्प बात यह है कि इजरायल की खेती का मूल सिद्धांत भी यही है, कम पानी में ज्यादा फसल। यानी मुख्यमंत्री मोदी वहां उसी सोच के साथ पहुंचे जो इजरायल पहले से अपनाया हुआ था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने इजरायल की खास सामुदायिक कृषि बस्तियों यानी किबुट्ज का दौरा किया। यहाँ जमीन और संसाधन मिलजुल कर इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने इजरायल के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान वोल्केनिक सेंटर को भी देखा था। इसके अलावा जल प्रबंधन केंद्र और ऐसे प्लांट भी देखे जहां गंदे पानी को साफ करके दोबारा खेती में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में इजरायल गए मोदी ने उस वक्त ड्रिप सिंचाई में अग्रणी कंपनी नेटाफिम के साथ बैठक भी की थी। उन्होंने गुजरात के सूखा प्रभावित इलाकों में ड्रिप सिंचाई बढ़ाने और नर्मदा नहर नेटवर्क में नई तकनीक जोड़ने पर भी चर्चा की थी। उन्होंने जल प्रबंधन कंपनी ताहल ग्रुप की ओर से आयोजित एक तकनीकी संगोष्ठी में भी हिस्सा लिया था। इससे समुद्री पानी को मीठा बनाने, गंदे पानी को दोबारा उपयोग करने और क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उस वक्त की यात्रा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं थी। यहाँ से सीखी गई बातें आगे चल करके राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं में दिखाई दी।
हर बूंद से अधिक फसल केवल एक नारा नहीं बल्कि जल संरक्षण और आधुनिक खेती की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम बन गया। साल 2006 हो, 17 या फिर 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है कृषि और जल प्रबंधन। अब भारत और इजरायल दोनों अलग अलग हालात में एक जैसी चुनौतियों से जूझ रहे थे। भारत के पास बड़ा कृषि क्षेत्र, बड़ी आबादी की जरूरतें थी, जबकि इजरायल ने पानी की कमी को अपनी ताकत बना लिया था। ड्रिप इरिगेशन यानी गंदे पानी की रिसाइकलिंग और समुद्री पानी को मीठा बनाने की तकनीक में इजरायल ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2006 में मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने इन सभी तकनीकों को करीब से समझा। 2017 में जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर इजरायल पहुंचे तो कृषि सहयोग कोई अचानक बना एजेंडा नहीं था, बल्कि वर्षों की सोच और तैयारी का नतीजा था। और अब 2026 में एक बार फिर से इजरायल दौरे के केंद्र में खेती, पानी और फूड सिक्योरिटी ही नजर आ रही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे के तहत पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और जदयू के कई नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री पूर्णिया से किशनगंज के लिए रवाना हुए, जहां वे समीक्षा बैठक करेंगे। बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर सभी जगह उनका 3 दिवसीय यह भ्रमण है। आतंकवाद और आंतरिक जो नक्सलाइट या कहीं कुछ उसके बारे में भी आज लगभग नक्सल खत्म हो चुके हैं, नक्सलाइट के मामले। लेकिन अमित शाह जी आए हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठिए को जो भी चिन्हित किया जाएगा उनको, और विस्तृत चर्चा उनके 3 दिवसीय दौरे में, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला हो, उन सब मामलों पर विस्तृत चर्चा करने आए। और इस मौके पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि अमित शाह का सीमांचल दौरा घुसपैठियों और आंतरिक नक्सलवाद के मुद्दे पर काफ़ी अहम है और उनके दौरे को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित हैं। आगे बढ़ते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सहित राहुल गांधी के उन फैसलों की फहरिस्त गिनाई है जिसमें उन्होंने देश हित के साथ समझौता किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने से लेकर के जो तमाम बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार की मंशा पर सवाल खड़े किए। देश की सियासत में कौन कॉम्प्रोमाइज है, इसे लेकर अब बीजेपी ने नेहरू गांधी परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेहरू गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज की कहानी बताई और फिर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का इतिहास खंगाल दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने नेहरू, इंदिरा, राजीव से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक पर समझौता मिशन की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगा दिए। ये जो पूरा कांग्रेस परिवार का कंप्रोमाइज मिशन रहा है, इसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवाज के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, ये हम सबको जानते हैं। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना पीओ के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। भारत विरोधी इल्हान अमर और सोरस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार ने हमेशा अपने हितों के सामने देश हित से समझौता किया और इस मामले में राजीव गांधी भी पीछे नहीं रहे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन के सहयोगियों से पूछा कि आज उन्हें बताना चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ हैं या देश हित के साथ। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए।
कभी ये भारत के हितों के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज होकर काम करते हैं और फिर अपनी तुलना महात्मा गांधी जी के साथ और भगत सिंह जी के साथ करते हैं। आज समाजवादी पार्टी से लेकर डीएमके, टीएमसी और उद्धव सेना को बताना चाहिए कि क्या ये कॉम्प्रोमाइज अब्यूजिव कांग्रेस के साथ है या वो देश हित के साथ है। एआई समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर भारत अमेरिका ट्रेड डील में देश के किसानों के हितों से समझौता करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि इस डील में भारतीय किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया। अब कांग्रेस और राहुल गांधी की इसी नकारात्मक राजनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की प्राचीन और गौरवशाली चिकित्सा पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के शेंगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का भव्य उद्घाटन किया। 25 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस 4 दिनों के मेले का आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आरोग्य मेले के शुभारंभ के बाद अब शेंगांव अगले 4 दिनों तक स्वास्थ्य क्रांति का केंद्र बनेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुष पद्धतियां केवल उपचार नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी परंपराओं को अपनाकर हम न केवल रोग मुक्त बन सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान भी दे सकते हैं। हमारी परंपरा में कहा गया है, आरोग्यं परमम शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल लोगों का शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पारदर्शी तरीके से समय पर इस प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 फरवरी तक जो भी दस्तावेज मतदाताओं ने दिए थे और जो 24 फरवरी तक अपलोड नहीं हो पाए, वो सभी दस्तावेज 26 फरवरी शाम 5 बजे तक एसआईआर प्रक्रिया में तैनात किए गए जजों को सौंप दिए जाएं। इस आदेश के बाद टीएमसी और बीजेपी ने राजनीतिक बयानबाजी और भी बढ़ गई है। बीजेपी लंबे समय से ममता सरकार पर घुसपैठियों के समर्थन और एसआईआर प्रक्रिया में बेवजह अवरोध पैदा करने का आरोप लगाती रही है। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मचा राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को समय पर संपन्न कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिया है कि 15 फरवरी तक जो भी दस्तावेज मतदाताओं ने अपने दावों के समर्थन में दिए थे और जो 24 फरवरी तक अपलोड नहीं हुए हैं, वो सभी दस्तावेज 26 फरवरी शाम 5 बजे तक एसआईआर प्रक्रिया में तैनात किए गए जजों को सौंप दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टीएमसी जहां अपने हक में बता रही है, तो वहीं भाजपा ने टीएमसी पर एसआईआर प्रक्रिया में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी जिस मुद्दे पर आपत्ति उठाया था वो सब एकदम जेन्युइन है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, क्योंकि अगर सही समय तक अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन आ जाएगा, तो ये तो सही नहीं होगा, तो इसलिए तब तो चिल्लाने लगेंगे तृणमूल के लोग ही। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को आयोग ने राज्य पुलिस के साथ बैठक कर चुनावी हिंसा रोकने के लिए कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन हावड़ा में एक प्रमोटर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वायलेंस, करप्शन, these are two inevitable factors which will be rooted out lock, stock and barrel from the body politic of Bengal. वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि आरोपी को तृणमूल विधायक का समर्थन है।
जिस तरीके से यहाँ के विधायक ने गुंडों को प्रश्रय देने का काम किया और यहाँ की पुलिस मुखदर्शक बनकर देखती है, इसका नतीजा ही आज लोगों को देखने को मिला है। हावड़ा की इस घटना के बीच भांगड़ में ड्रम भर भर कर ताज़ा बम बरामद किए गए। गौरतलब है कि 8 दिन पहले इसी भांगड़ में एक ड्रम में हुए विस्फोट के कारण 9 साल का एक बच्चा 95% झुलस गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया के साथ न्यायपालिका के जुड़ने के बाद ही बंगाल के कई न्यायालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। भाजपा ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले भय का वातावरण बनाया जा रहा है। बंगाल में अभी गांव-गांव में एनकाउंटर शुरू हो गया है। चुनाव को पहले भय का वातावरण बना करके जो ओरिजिनल वोटर उनको रोका जाएगा। इन घटनाओं ने पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को और हिंसक बना दिया है, जबकि चुनाव आयोग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का चुनावी प्रक्रिया को समय पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रयास लगातार जारी है। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की अलग अलग अदालतों में काम कर रहे सभी दीवानी न्यायाधीशों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी। राज्य में एसआईआर के तहत 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी व्यवस्था की है कि यदि 28 फरवरी तक तार्किक विसंगति या अनमैप्ड श्रेणी के सभी मामलों का सत्यापन पूरा नहीं हो पाता है तो निर्वाचन आयोग अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद पूरक सूची भी जारी कर सकता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बुधवार को पुडुचेरी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादातर दलों ने पुडुचेरी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने पोलिंग स्टेशंस पर सुविधाएं और बेहतर करने, दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए पहुंच को मजबूत बनाने के सुझाव दिए। आयोग ने इन सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उम्मीद जताई कि पुडुचेरी के चुनाव पूरे देश के लिए आदर्श चुनाव साबित होंगे। All political parties, national and state, and all heads of the election machinery have promised the Election Commission that the ensuing assembly elections in Puducherry are going to be the model elections for the entire country in all respects. कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन की घटना पर चुनाव आयोग ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर को आयोग के कार्यालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस समर्थक बीएलओ ने विरोध प्रदर्शन किया था। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जब एसआईआर के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से मिलने पहुंचे तो प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। शुभेंदु अधिकारी के आयोग में प्रवेश करते समय उनके साथ अभद्रता की गई। इस घटना की खबर मिलते ही भाजपा समर्थक भी आयोग के सामने जमा हो गए, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। एसआईआर को लेकर राज्य में हो रही हिंसा की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंतोष व्यक्त कर चुका है। इसके बावजूद इस तरह की घटना घटने पर सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। निर्वाचन आयोग ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों और नोडल अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसका उद्देश्य आगामी चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय केरल के ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने वाला एक अहम कदम है। केरलम नाम, जो मलयालम भाषा में राज्य का मूल और प्राकृतिक रूप है, राज्य की सभ्यता की निरंतरता और सामूहिक आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कारोबारी स्मिता मेनन ने खुशी व्यक्त की और कहा कि केरल हमेशा लोगों के लिए केरल जैसा नहीं था, इसलिए यह परिवर्तन किसी भी पहचान को बदलने का नहीं, बल्कि राज्य की मूल भाषा और संस्कृति को पुनः स्थापित करने का कार्य करेगा।
I'm indeed very happy to know about this. Kerala has always been known to its people as Kerala. So the proposed change is not about altering any identity. Actually, it is restoring our original linguistics and the cultural expression of the state. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। वहां पर उन्होंने बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र में विभिन्न 44 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 22 करोड़ से ज्यादा है, जिसका उन्होंने डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान प्रमुख परियोजनाओं में राजकीय कन्या महाविद्यालय शामिल है, जिसकी लागत करीब 45 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लंबाखोह में सामुदायिक भवन, डाबी में अटल पथ का निर्माण कार्य, साथ ही सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े अन्य कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया गया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इन विकास कार्यों से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही उस क्षेत्र का एक समग्र विकास होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026 लाने और राजस्व अधिसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन संबंधी कई निर्णय लिए गए। फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया कि जिन व्यक्तियों की 2 से अधिक संतान हैं, वे पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ पाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लाने व राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों द्वारा गठित सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये पंचायत राज व्यवस्था चूँकि राजस्थान की देन है और राजस्थान में ये सबसे सशक्त कानून है और इस कानून की मार्फत हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, जो योग्य है, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, मन रखते हैं और मात्र इस कारण कि उसके 2 से अधिक संतान हैं, वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं, इससे अयोग्यता को हटाया गया है। ये क्रांतिकारी कदम है। मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था, लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उसको हमने और सुधारा है। अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5,815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5,825 करोड़ और जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने जीरो कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 2025 की भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 99 लाख किसानों और मछुआरों को 15,661 करोड़ रुपए की राहत राशि अब उनकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी कर दी है। यह जानकारी राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि राशि उन किसानों और मछुआरों को दी गई जिनकी फसलें, घर, मवेशी और सूखा मछली स्टॉक बाढ़ से प्रभावित हुए थे। विधानसभा में कई विधायकों ने राहत पैकेज की क्रियान्वयन प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए थे, जिसमें ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और दस्तावेजी मुद्दों के कारण कई किसानों को राहत न मिलने की शिकायतें भी थी। मंत्री पाटिल ने कहा कि इन समस्याओं के बावजूद 31,252 करोड़ के राहत पैकेज से 15,661 करोड़ का वितरण 99 लाख पात्र लाभार्थियों को किया जा चुका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले बम धमाके की साजिश में 2 और आतंकवादियों जमीर अहमद अहनगर और तुफैल अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब गिरफ्तारियों की कुल संख्या बढ़कर के 11 हो गई है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में जम्मू कश्मीर के गांदरबल निवासी जमीर अहमद अहनगर और श्रीनगर के निवासी तुफैल अहमद भट्ट शामिल हैं।
एनआईए ने दोनों आरोपियों को दिल्ली के लाल किला धमाके से संबंधित साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने दोनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली में प्रोडक्शन वारंट पर लाकर एनआईए को सौंपा था। एनआईए के मुताबिक इन दोनों ने मुख्य आरोपी उमर उन नबी को हथियार मुहैया कराए थे। 10 नवंबर 2025 को हुए इस धमाके में 11 लोग मारे गए थे। इस धमाके में मुख्य आरोपी उमर उन नबी भी मारा गया था। गिरफ्तार आतंकवादी अंसार गजवत उल हिंद AGH के सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर थे और भारतीय राज्य के खिलाफ हथियारों का संग्रहण कर रहे थे। एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई कि ये आतंकवादी कई अन्य साजिशों में भी शामिल थे। इस मामले में पहले ही 9 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर के इस मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी की मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित आवासीय संपत्ति एबोर्ड को अब अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। संपत्ति का मूल्य लगभग 3,716 करोड़ रुपए आंका गया है। इससे पहले इस संपत्ति का एक हिस्सा 473 करोड़ रुपए में जब्त किया गया था और अब समूह से जुड़ी कुल जब्त संपत्तियों का मूल्य 15,700 करोड़ से अधिक हो गया है। ईडी के अनुसार जांच के दौरान पता चला कि आरकॉम और उसकी सहयोगी कंपनियों ने घरेलू और विदेशी बैंकों से कुल 40,185 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो कि बकाया है। जांच में सामने आया कि अनिल अंबानी की अन्य संपत्तियों के साथ साथ पाली हिल की संपत्ति को भी राइजई ट्रस्ट में शामिल किया गया था, जो कि अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऐसा लगे कि अनिल अंबानी इसमें शामिल नहीं है। ईडी के सूत्र के मुताबिक इस कॉरपोरेट पुनर्गठन का मकसद संपत्तियों को ट्रस्ट में एकत्रित कर धन संरक्षण सुनिश्चित करना है। साथ ही आरकॉम को दिए गए ऋणों पर अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी से भी इसे बचाना एक मकसद था। सीबीआई ने 1.86 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में 6 राज्यों में छापेमारी कर 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई केरल के कोट्टायम में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ हुई बड़ी ठगी के बाद की गई। जांच के दौरान गोवा से एक म्यूल अकाउंट ऑपरेटर, नागपुर से शेल कंपनी के संचालक और बेंगलुरु से फर्जी सिम कार्ड सुविधा प्रदाता को पकड़ा गया। जांच अधिकारियों ने इन ठगों के पास से भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण, डेबिट कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए। यह नेटवर्क न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में फैला था, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के साथ भी जुड़े हुए मिले। फिलहाल सीबीआई इस पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में आयोजित पावरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ रोल ऑफ प्लेटफॉर्म्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गिग वर्कर्स को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य परिवेश देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल युग में गिग इकॉनमी लाखों युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों को नए अवसर दे रही है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इन वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास के पर्याप्त अवसर मिले। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कोयम्बटूर में एमएसएमई क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ बताया। हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 46% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को एक अस्थायी समस्या करार दिया और जल्दी ही राहत मिलने का आश्वासन दिया। देश की जीडीपी में विभाग का योगदान 30% है और निर्यात में हिस्सेदारी 46% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को वैश्विक कारणों के से उपजी एक अस्थायी समस्या बताते हुए जल्द समाधान का भरोसा दिया। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के 25वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी द्वारा आयोजित ये 3 दिनों का शिखर सम्मेलन 27 फरवरी तक दिल्ली के ताज पैलेस होटल में चलेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया। सम्मेलन के सिल्वर जुबली संस्करण में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है। इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समिट के साथ हिम कनेक्ट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के तहत विकसित 24 से अधिक तकनीकों, प्रोटोटाइप्स और पेटेंट्स को प्रदर्शित किया गया।
इस मंच पर 100 से अधिक स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, निवेशक और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान जो सतत विकास और उससे जुड़े वित्तीय पहलू हैं उन पर गंभीर मंथन किया जाएगा और जो भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। TARI has indeed been a pioneer of sorts in the field of climate action. But today is not merely a celebration of legacy. It is a defining moment for humanity and for the planet. The umbrella theme of this summit, transformations, vision, voices, and values for sustainable development, is a strategic necessity. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टोक्यो में होंडा मोटर कंपनी के सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात की। होंडा के डायरेक्टर नोरिया कहारा ने कंपनी की भारत में बढ़ती उपस्थिति और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए ग्लोबल कमिटमेंट के बारे में उन्हें जानकारी दी। सीएम योगी ने होंडा को ग्रेटर नोएडा प्लांट को फिर से शुरू करने का न्योता दिया, खासकर ईवी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज के लिए। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक नई R&D फैसिलिटी स्थापित करने की संभावना पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार से पूरी समर्थन का भरोसा दिलाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह भविष्य की दिशा तय करने वाली नई ताकत है। भारत में आयोजित हालिया AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई बल्कि भविष्य की रणनीति भी तैयार की गई। AI की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही हमारी एक विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शक्तिशाली समाधान दे सकता है। किस तरह से इस पूरी व्यवस्था में ये एक शक्तिशाली समाधान बनकर उभर रहा है और AI आधारित जो मॉनसून के पूर्वानुमान है, चक्रवात का आकलन, जलवायु मॉडलिंग जैसी कई सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे AI बन रहा है जलवायु सुरक्षा का एक नया हथियार, आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच भारत जलवायु कार्रवाई, आपदा रोधी क्षमता और सतत विकास को मजबूत करने के लिए AI को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपना रहा है। भारत दुनिया के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील देशों में शामिल है। सरकार की कई प्रमुख पहलें AI को कृषि, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और संसाधन संरक्षण से जोड़ रही है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ आगे बढ़ सके। बात देश के अन्नदाताओं को AI से जोड़ते हुए बेहतर जलवायु परिवर्तन से करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर AI आधारित स्थानीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली का परीक्षण किया है। इस तकनीक से वर्षा का अनुमान सटीक हुआ है और 13 राज्यों के लाखों किसानों को किसान SMS सेवा के जरिए समय रहते जानकारी मिल रही है। इससे किसान बुवाई, सिंचाई और फसल चयन जैसे फैसले मौसम के अनुरूप ले पा रहे हैं। मौसम और आपदा पूर्वानुमान में भी AI अहम भूमिका निभा रहा है। मिशन मौसम के तहत AI और मशीन लर्निंग की मदद से बारिश, चक्रवात, बिजली गिरना और कोहरा जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से ज्यादा सटीक हो रही है। भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली उच्च रिजोल्यूशन मॉडल के जरिए स्थानीय स्तर तक मौसम की जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे आपदा की तैयारी बेहतर होती है और जलवायु से निपटने की क्षमता बढ़ती है। AI पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती दे रहा है। सैटेलाइट आधारित विश्लेषण 7.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वन क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जिससे वनों की कटाई, जंगल की आग और अवैध खनन का लगभग रियल टाइम में पता लगाया जा सकता है। मानव वन्य जीव के संघर्ष को कम करने के लिए वन्य जीवों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है, जबकि जैव विविधता से जुड़े आंकड़े संरक्षण योजना में मदद कर रहे हैं। AI today can be leveraged to actually identify from geospatial data, from satellite data, which are the areas where we are going to see more extreme climate events, whether it is extreme heat stresses, whether it is flood events,
whether it is droughts in the future, as the climate changes, we are going to see more extreme heat impacts. And so that we can start planning for those right from today. If we need to change our cropping system, if we need to evolve our, let's say, infrastructure design of our cities to reduce heat stress, all of that is today possible with AI. भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा के साथ साथ एआई मॉडल समुद्र के स्तर में वृद्धि, तट रेखा के क्षरण और चक्रवात जोखिम का आकलन करते हैं और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जलवायु अनिश्चितता से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करते हैं। शहरों में एआई प्लेटफॉर्म वायु प्रदूषण का मानचित्रण करते हैं, भीषण गर्मी की भविष्यवाणी करते हैं और बढ़ते तापमान तथा गिरती वायु गुणवत्ता से जूझ रहे शहरों के लिए योजना तैयार करने में मदद कर रहे हैं। संदेश साफ है, एआई का भविष्य सिर्फ स्मार्ट मशीनें नहीं बल्कि एक सुरक्षित, हरित और टिकाऊ पृथ्वी है और इस दिशा में भारत निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में एआई और डिजिटल तकनीक ने क्रांतिकारी बदलाव लाया है। प्रारंभिक निदान हो, व्यक्तिगत इलाज, टेलीमेडिसिन या फिर रोग निगरानी, एआई का योगदान लगातार बढ़ रहा है। एआई आजकल ओपीडी में लगने वाली भीड़ को और समय को भी कम कर रहा है। आंख, दांतों और त्वचा की बीमारी की जानकारी मिनटों में दे रहा है एआई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर एम्स नई दिल्ली के ओपीडी में आपको दिखाना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वहां लंबी भीड़ होगी, ओपीडी में डॉक्टर से दिखाने में काफी समय लगेगा। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। ओपीडी में मरीजों को लगने वाले समय को कम करेगा आरोग्यम एआई ऐप। एम्स नई दिल्ली ने गूगल के साथ मिलकर आरोग्यम नाम का ऐप बनाया है, जो डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीज से कई सवाल पूछता है, जिसका जवाब डॉक्टर के पास जाता है। एआई आधारित आरोग्यम ऐप ओपीडी में लगने वाली भीड़ और समय को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अभी एम्स में ट्रायल के तौर पर आरोग्यम ऐप का उपयोग किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में एआई का बहुत ही अच्छा रोल है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक आरोग्यम ऐप है। इससे हमें उन्होंने ये बताया कि आप जैसे वेटिंग लाइन में आप वेट कर रहे हैं और फिर डॉक्टर तब तक दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो इन द मीन वाइल एआई आपके सारे प्रॉब्लम समझ सकता है, उसकी एक एनालाइज रिपोर्ट बना सकता है एंड देन आप डायरेक्टली डॉक्टर को वो दिखा सकते हो, तो उससे आपका टाइम बचेगा। वहीं एम्स ने गूगल के साथ मिलकर एआई आधारित त्वचा से जुड़ी बीमारियों की पहचान के लिए एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का आकलन करेगा। आप डॉक्टर के पास आने से पहले अपने त्वचा की तस्वीर ऐप पर डालते हैं। जब आप डॉक्टर को दिखाने आते हैं, तब तक डॉक्टर आपकी बीमारी को जान जाते हैं। खास तौर पर इसे ग्रामीण इलाकों के लिए विकसित किया गया है। इसका मकसद दूरदराज के क्षेत्रों में त्वचा रोगों का शीघ्र पता लगाना और विशेषज्ञ की कमी को दूर करना है। आने वाले दिनों में इसे आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा ताकि ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग किया जा सके। एआई का उपयोग डेंटल केयर में भी देखने को मिल रहा है। एआई डेंटल की जांच कर ये बता रहा है कि आपके दांतों में किस तरह की समस्या है और किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए। वहीं विप्रो हेल्थ केयर एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आया है जो मरीज के पेट को मॉनिटर करता है। मरीज के पेट को स्कैन कर डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेजता है। एआई जांच भी करता है और डॉक्टरों को बताता है कि मरीज को ये बीमारी हो सकती है। इस सॉल्यूशन का नाम है विप्रो इंटेलिजेंस। ये सॉल्यूशन केयर गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। जो डायग्नोसिस है उसको और तेजी से डॉक्टर को पहुंच सकता है और डॉक्टर वो डायग्नोसिस को देख के सॉल्यूशन भी तेजी से दे सकते हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स आने पर ये प्रोसेसिंग टाइम भी कम करता है। आने वाले दिनों में एआई से हेल्थ केयर में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में एआई अहम भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य सेवा में एआई मानव क्षमता से कहीं अधिक विशाल मात्रा में चिकित्सा डेटा को विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। एआई तेज गति से जांच के बाद विश्लेषण कर उपचार संबंधी बेहतर सुझाव दे रहा है, जिससे मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों का भी समय और इलाज में लगने वाली लागत भी कम हो रही है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज, दिल्ली। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल रहा है।
तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एम्स बीबी नगर में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। एम्स बीबी नगर के निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि एम्स बीबी नगर इलाज के साथ साथ एआई पर रिसर्च भी कर रहा है ताकि भविष्य में इसका दायरा और बढ़ाया जा सके। साथ ही संस्थान ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ई हेल्थ एआई यूनिट के तहत डायबिटिक रेटिनोपैथी और त्वचा रोगों की एआई से पहचान वाले 2 प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है। इससे भविष्य में बीमारियों का जल्दी और सटीक पता लगा पाना संभव हो पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी दिनचर्या में काफ़ी योगदान कर रही है, और अभी देश ने एक बड़ा समिट भी ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाली है आगे के भविष्य में। तो उसके लिए एम्स बीबी नगर भी अपने को तैयार कर रहा है। एम्स बीबी नगर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ई हेल्थ एआई यूनिट के अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट्स में भाग लिया। एक था कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में आंखों के ऊपर असर हो जाता है जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसमें कैसे हम फोटोग्राफ लेकर और उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। और दूसरा कि चमड़ी के अलग अलग तरह की बीमारियां, उनका भी डायग्नोसिस एआई के थ्रू हो सकता है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट में एम्स बीबी नगर ने भी कंट्रीब्यूशन करके इन टूल्स को वैलिडेट करने में मदद की। बीते दिन यानी मंगलवार को भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास में रेगिस्तानी क्षेत्र में सेना की ऑपरेशनल तैयारियों और एकीकृत युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास के दौरान T-90 टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, K9 वज्र हॉवित्जर, बोफोर्स और शरंग तोप प्रणालियों ने सटीक निशाने साधे। युद्धाभ्यास में अपाचे और AHL हेलीकॉप्टर्स के साथ ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का भी उपयोग किया गया। साथ ही इस इंटीग्रेटेड फायर एंड मैन्यूवरिंग एक्सरसाइज में लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और नेटवर्क आधारित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रदर्शन हुआ। अग्निवर्षा ने संदेश दिया कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक और स्वदेशी क्षमताओं के साथ हर चुनौती के लिए तैयार है। दुबई में ई स्पोर्ट्स और गेम्स फेस्टिवल का 5वां संस्करण 8 से 24 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान देश भर में गेमिंग टूर्नामेंट्स, औद्योगिक कार्यक्रम और पारिवारिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अंतर्गत फेस्टिवल्स एंड रिटेल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले वर्ष 45,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। फेस्टिवल दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य दुबई को दुनिया के शीर्ष 3 वैश्विक शहरों में शामिल करना है। मुख्य आकर्षणों में गेम एक्सपो शामिल है, जो 22 से 24 मई तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। 2026 का संस्करण ऐसे समय में हो रहा है जब दुबई शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के नेतृत्व में दुबई मीडिया काउंसिल के माध्यम से अमीरात के फिल्म और गेमिंग क्षेत्रों को बढ़ावा देने की पहल के बाद अपनी डिजिटल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जारी रखे हुए है। फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।